एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आई एम प्रीति। सो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स करेंगे। हमने इस क्लास को पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 to 5 तक हमने ऑलरेडी इसकी सारी चैप्टर वाइज एनालिसिस किया था, फुल डिटेल देखा था हमने। आज की क्लास हम हमारी चैप्टर नंबर 6 होगी, विच इज प्राइमरली रिलेटेड टू द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले हमने डाइवर्सिटी को पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी में देखा था, फिर उसके बाद पंचायती राज देखा था। ऐसे करते करते हमने अदर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी पॉलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट with respect to UPSC as well as for CBSE students as well. तो ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैप्टर 6। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम बात करें, जैसे कि इसी से हमें पता चल रहा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो हमारे विलेज एरिया होता है। हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? जो विलेज एरिया होता है उसमें कैसे डे टू डे लाइफ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब वर्क कैसे होता है गवर्नमेंट बेस्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव पे बेस्ड पे। तो इसी बेसिकली इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। इसमें हम दो इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो जाएगी और एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो जाएगी, क्योंकि विलेज एरिया की बात हो रही है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें बात करें, there are more than 6 lakh villages in India, taking care of their needs of water, electricity, roads, connection, and small task addition in this. So देखिए, see, land records have been the mentioned. Yes, that land records have to be maintained and conflict to need to be dealt. बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को रिलेटेड, बेसिकली हम यही दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो पुलिस कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है और कैसे पटवारी के थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। A large machinery is a place to deal with all this. चैप्टर्स में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एक पुलिस होगा हमारा और एक हमारे पटवारीज होंगे जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसमें हम साल लेवल वाइज चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल पे पटवारी है, उससे पहले तहसीलदार, फिर एसडीएम्स, एडीएम्स, इस सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो देखिए पुलिस स्टेशन हमारा पहला ही आ गया। फर्स्ट रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया हमारा पुलिस स्टेशन। Every police station has an area that comes under its control. Jurisdiction की बात हो रही है। area of control is jurisdiction. एक मैं आपको हाई लेवल का वर्ड बोल रही हूँ, जो कि हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। जुरिडिक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, वैसे हर एक एरिया में पुलिस का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, कंट्रोल होता है। तो इसमें हमें ये भी पता है, रिपोर्ट केसेस करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द थेफ्ट एक्सीडेंट। बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस और क्या भूमिका निभा सकती है? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। अर्बन एरियाज की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का फंक्शन होता है वो रूरल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बेसिकली वो प्राइमरीली रिलेटेड टू होते हैं लैंड मेंटेनेंस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शंस केसेस विद इट्स एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। कंट्रोल की बात हो रही है, हम देख लेंगे हम क्या कंट्रोल की बात कर रहे हैं एक पिक्चर के थ्रू, जो कि एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है। सी, ये हमारे को एक मैप है, कोतियम पुलिस स्टेशन की लिमिट है। ये कोतियम पुलिस स्टेशन का एरिया, इसको जूम कर दिया है। ये देखिए, ये ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिस स्टेशन की लिमिट है। मैप ऑफ इराविकुलम पुलिस स्टेशन। इराविकुलम एक हमारा सिटी है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। ठीक है, उसमें कोतियम पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन है। देखिए आपको ये ब्लैक अंडरलाइन दे रखा है ऐसे, तो ये हमारी एक जुरिडिक्शन है। इसके बियॉन्ड कोतियम पुलिस स्टेशन काम नहीं कर सकता। आपने जय भीम मूवी देखी होगी, जय भीम, उसमें जो एक ट्राइबल पर्सन का जो लाश मिलता है, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो पुलिस स्टेशन बोलते हैं ये हमारे एरिया में नहीं है, दूसरा पुलिस स्टेशन बोलता है वो हमारे एरिया में नहीं है। और इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक और टॉपिक बताऊँ, 0 FIR की, जो हमारा जो 0 FIR का वो होता है, एक प्रोविजन होता है जिसमें 0 FIR क्या होता है। बेसिकली 0 FIR में क्या होता है, आपको अपना पुलिस स्टेशन की लिमिट के जुरिडिक्शन का जो कंट्रोल का एरिया होता है उसके बियॉन्ड भी आप किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कर सकते हैं। तो यही हमारा ये CRPS, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट एंड द IPC एक्ट के अंदर ही सारी 0 FIR के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं।
तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीरो एफआईआर एक ऐसा एक्सेप्शन हो जाता है, पुलिस के ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड काम करता है। एफआईआर हम कब करते हैं और किस एफआईआर के करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या उनके मेथड्स हो सकते हैं। बेसिकली हम एफआईआर तब करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि जैसे कि अगर हमारे किसी एरिया में कोई ऑफेंस हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसी एरिया का वो पुलिस स्टेशन उस पर अपना एक्शन ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो उस एरिया के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ऐसे जे भीम मूवी में बताई थी, जब वो उसकी एक ट्राइबल पर्सन की बॉडी मिली थी, डेड बॉडी, तो बेसिकली वो दो पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के बीच में मिली थी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शन हो गया था कि हमें कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर आता है। तो ऐसी जीरो एफआईआर एक ऐसा प्रोविजन हो जाता है जिसमें आप विदाउट किसी एक पर्टिकुलर पुलिस कंट्रोल के बियॉन्ड काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ये देखिए कोटम पुलिस स्टेशन, उसकी जुरिडिक्शन इतनी ही है जो ये बाउंड्री के विद इन है। आउटसाइड बाउंड्री ऑफ दिस कोटम पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के बियॉन्ड इसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक, ओके। तो बेसिकली जुरिडिक्शन कंट्रोल की बात हो गई। एक लिमिट, एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आपको पावर दिया जाता है कि आप इस एरिया के अंदर ही काम करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये जुरिडिक्शन और लिमिट्स की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, देखिए पुलिस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे। लेवल वाइज क्या रैंक में होता है इनका। हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन नन एज द स्टेशन हाउस ऑफिसर, एचएसओ और दरोगा थानेदार। बिहार साइड, झारखंड साइड अगर बात करें तो दरोगा थानेदार के नाम से एचएसओ को जाने जाते हैं। जब हम लेटर लिखते हैं, जब आपने कभी आपका कोई चीज खो गया हो, लॉस्ट एंड फाइंड का लेटर लिखते, उसमें भी बोलते हैं ना हम, सर एचएसओ विद दिस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। तो एचएसओ इस एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का हेड हो जाता है, बेसिकली हेड हो जाता है एक पुलिस स्टेशन का। ओके, तो देखिए अगर हम एचएसओ की बात करें, एचएसओ हमारे हेड के लेवल में, हमारा उस एक पुलिस स्टेशन की जो हमारा पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है उसका एक हेड हो जाता है एचएसओ। फिर उसके ऊपर आता है हमारा डीएसपी, उसके बाद आता है एडिशनल एसपी, फिर उसके बाद आता है हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आईपीएस ऑफिसर भी बोलते हैं और एसपी भी बोलते हैं। इसका तो पता ही है आपको, यूपीएससी के थ्रू हमारा जो आईएएस का एग्जाम होता है सीएससी का, उसके थ्रू डायरेक्ट आईपीएस बने जाते हैं, एसपी बने जाते हैं। इससे जो बियॉन्ड होते हैं वो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि एडिशनल एसपी और एसपी के बीच में एक जॉइंट एसपी का भी प्रोविजन होता है, कुछ कुछ एरियाज में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे लेवल्स ऑफ पुलिस रैंक्स डिस्ट्रिक्ट में मेंशन होते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, तो हम अगर आईपीएस की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर है जिसको एसपी भी बोला जाता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड हो जाता है। और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर ब्लॉक्स के अंदर फिर विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, ग्राम सभा, ये सब हमने चर्चा कर रखी है। तो ये जो एचओसी होता है एक पुलिस स्टेशन की का हेड होता है। फिर उससे ऊपर हमारा डीएसपी होता है, एसपी होता है, फिर एक जॉइंट एसपी भी बोल सकते हैं हम, फिर एसपी होता है। एसपी या आईपीएस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड हो जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात करें, हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में हमने पुलिस स्टेशन की बात कर ली, पुलिस ऑफिसर्स की बात कर ली, उनके रैंक्स की बात कर ली। अब हम मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली विलेज में क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लैंड को लेके होगा, वाटर को होगा, इलेक्ट्रिसिटी को होगा। ओके, आपने पंचायत मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ स्टाइल में कैसे जो मैंगो पीपल है वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, so measuring of land and keeping, देखिए सी, measuring land and keeping land records is मेन वर्क ऑफ पटवारीज। आपने पटवारीज के बारे में सुना होगा, जो पटवारी लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। एक लैंड होता है, पटवारी के पास एक पुराने समय की पटवारी ऐसे तो एक बुक रहती थी कि ऐसा लिखा होता है फलाना लैंड इस पर्टिकुलर आदमी को बिलोंग करता है, दिस लैंड इज बिलोंग टू दिस आदमी एंड दिस लैंड इज दिस हेक्टर ऑफ एरिया which is cultivated under wheat, barley, whatever the thing is. Okay, so patwari is done by the different names in different states. States के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से जाना जाता है। In some village such officers are called as lekpal, in others kanungo और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स। कर्मचारी, कनंगो, लेखपाल, सब ये ऑल पटवारीज के नाम से होते हैं, बेसिकली सिनोनिम ऑफ पटवारीज होते हैं।
ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी का एक पर्टिकुलर विलेज नहीं होता। अगर विलेज बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है, जब विलेज की बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है, तो पटवारी ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक साथ मेंटेन कर सकता है। पटवारी का आप समझ पा रहे हैं कि पटवारी का काम क्या होता है। बेसिकली पटवारी का काम ही होता है मेंटेनिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यही काम होता है। फिर इसी से आगे फर्दर जाके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो बेसिकली पॉलिसी एग्जीक्यूशन में कैसे काम करती है इन्हीं लैंड रिकॉर्ड्स को के जरिए। ओके, ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, हमने पढ़ लिया। पटवारी मेंटेन एंड अपडेटेड द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, ऑफ कोर्स उनको अपडेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर लैंड का रिकॉर्ड तो पटवारी ने मेंटेन कर दिया, अब इसमें अपडेट करने की क्या जरूरत है? अपडेट करने के लिए इसलिए जरूरत है, देखिए सी फादर होता है, फादर के बीच में दो, जैसे कि एक फादर का दो सन है, सन 1 एंड सन 2, फिर इनका मैरिज होगा, फिर इनका बेटा या बेटी होगा, उनमें लैंड डिवाइड होगा। तो ऐसे जो डिवाइड का कैसे एक पर्टिकुलर लैंड का कैसे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, डिविजन ऑफ लैंड हो जाता है, और कैसे वो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल 10 हेक्टर लैंड है, मतलब 100 हेक्टर लैंड है, ये कैसे डिवाइडेड, पहले 50 हेक्टर हो जाएगा दो के बीच में, फिर 25 हेक्टर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, फिर 25 से फिर फर्दर अपडेटेड 12.5 हेक्टर, ऐसे जो एरिया जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता है ना, उसी को अपडेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसी के अंदर टैक्सेशन पॉलिसीज, कितने टैक्स लगेंगे, बेसिकली कमर्शियल जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगते हैं। और इस सब का जो एक बार पीजेंट्स होते हैं, मार्जिनाइज फार्मर्स होते हैं, उन पर तो बेसिकली टैक्स लगता है, जो कि अपनी सब्सिस्टेंस और एक स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऑल द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, कलेक्टर से ही लग रहा है कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनका बेसिकली यही काम था। जब आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कैसे इंपीरियल ऑफिसर्स होते हैं, वही बेसिकली आज मॉडर्न डे में जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कहलाते हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम करते थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का भी मेन काम यही होता है, रेवेन्यू कलेक्टर का, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस का कलेक्ट करना, और फिर बाद में जाके उनका सेकंड काम हो जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स, आल्सो नोन एज तहसीलदार। तहसीलदार भी होते हैं, दे हैव हियर डिस्प्यूट्स भी हियर करते हैं। They also supervise the work of the patwaris and ensure that the records are properly kept and land revenues are collected. They make sure that the farmers can easily obtain copy of their record. Students can obtain their caste certificates, etc. See, अगर आप ओबीसी के यहाँ या ईडब्ल्यूएस के यहाँ, आपको पता होगा, आप अगर देखते हो सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, उसके नीचे आपको लिखा रहता है ना तहसीलदार, कभी कभी एसडीएम्स लिखे होते हैं। तहसीलदार और एसडीएम्स की बेसिकली मेनली तहसीलदार के ही सिग्नेचर्स होते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि कैसे तहसीलदार ने ये फॉलोइंग कास्ट सर्टिफिकेट को इशू किया है। इशूइंग अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि ओबीसी एनसीएल वालों को रिन्यू कराना पड़ता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को रिन्यू कराना पड़ता है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू का काम भी होता है तहसीलदार का, एज वेल एज वो पटवारी के वर्क को भी मेंटेन करके रखते हैं, पटवारी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्विजिलेटरी अथॉरिटी हो जाते हैं। ठीक है, तहसीलदार ऑफिसर्स वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। तहसीलदार ऑफिसर्स के ही एक हो जाते हैं, जो कि बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव के साथ होते होते एक जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का नाम से जानते हैं ना, कलेक्टर्स, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे ऐसे नाम से जानते हैं। तो वो डिस्प्यूट्स के मैटर्स को भी सुनते हैं। और आपको पता ही होगा तहसीलदार, एसडीएम्स, ये सब बनने के लिए स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, मतलब स्टेट पीसीएस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके तहसीलदार बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो ऑल स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, 718 डिस्ट्रिक्ट है। अभी तो और अपडेट हो गई हुई एनसीईआरटी की किताब से लिया है मैंने। फॉर द मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। डिस्ट्रिक्ट मैंने जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में कैसे सब डिविजन हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कैसे सब डिवाइडेड होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड। वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट को फॉर द इजी एंड एफिशिएंट एंड गुड गवर्नेंस के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, फॉर बेटर मैनेजमेंट, दिस सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट
आर नन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील एंड तालुकास। जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछते हैं ना आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका कौन सा तालुक है, कौन सा तहसील है। तहसील से तहसीलदार आया है, तालुका से ये सब एक ही नाम को ही जाने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं, तहसील्स होते हैं। और जो आपको मैं बताऊं पटवारी का जो सिस्टम है, पटवारी का सिस्टम अगर मेडिवल इंडिया की बात करें, पटवारी का सिस्टम मेडिवल इंडिया में शेरशाह सूरी के अंदर लाया गया था। शेरशाह सूरी, सूरी डायनेस्टी आई थी ना, जो सूरी एम्पायर, सूरी डायनेस्टी, तो शेरशाह सूरी ने पटवारी ये पटवारी का जो था ना वो उन्होंने ही अपने अपने समय में लाया था। तो सेम जो शेरशाह सूरी के समय में पटवारी का काम था, उस वजह से क्वेश्चन में पूछ सकता है पटवारी क्या करता था शेरशाह सूरी के समय। हमें लगता था कुछ डिफरेंट काम करता था, लेकिन उस समय पटवारी का यही काम होता था, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था, मेंटेनेंस ऑफ लैंड का काम होता था शेरशाह सूरी के समय में भी। सेम दिस कॉन्सेप्ट इज लिंक टू दिस टू कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, तो सब डिविजन्स हो जाते हैं। अगर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल्स की रैंक्स की बात करें तो हमारे पटवारी हो जाते हैं। पटवारी का काम क्या होता है? लैंड को रिकॉर्ड को मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, अपडेट करके रखना। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम हो जाता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन होते हैं, उसी में अलग अलग पटवारीज होते हैं। अब इसमें ये भी था कि अगर छोटा एरिया होगा, छोटा विलेज होगा तो दो दो एरिया को मिला के एक पटवारी होगा। ऐसे बड़ा विलेज होगा तो एक ही एरिया को एक पटवारी दे दिया जाएगा, ऐसे होता है। तहसीलदार का काम क्या था? तहसीलदार इससे ऊपर वाला रैंक हो जाता है। पटवारी के काम को इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेजिलेट करता है, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट को भी इशू करता है, साथ ही साथ लैंड के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी मेंटेन करके चलता है। चीज होते हैं पटवारी के ऊपर हमारे तहसीलदार होते हैं, फिर उसके बाद एसडीएम्स होते हैं, फिर एडीएम्स एंड एडीसीज होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स होते हैं, जिसको जो कि हमारा अगेन यूपीएससी सीएससी के एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट आईएएस की एंट्री होती है। ये जो हमारे इससे पहले होते हैं हमारे पीसीएस एग्जाम्स के थ्रू भी ये सब बने जा सकते हैं, ठीक है, बनते हैं बेसिकली। तो आपको ये भी पता होगा जो पहले आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको कुछ महीने पहले एज एसडीएम एंड एडीएमसी काम करना पड़ता है, तब जाके वो डिप्यूटी कमिश्नर्स बनते हैं या कलेक्टर्स बनते हैं। ये हमारे हमारे रैंक देख लिया। अगर न्यू लॉज की बात करें, यही हमारे चैप्टर में मेंशन था, न्यू लॉज की बात करें तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था। इन न्यू लॉ, सन्स एंड डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। पहले क्या होता था, जब जो लैंड होता था, लैंड का जो फ्रेगमेंटेशन हो जाता था आफ्टर जनरेशन, जैसे इंक्रीज आगे चलती थी, तो वो सिर्फ लैंड सन्स के बीच में ही डिवाइडेड होता था। फिर सन्स की मैरिज होती थी, फिर वो सन्स के बीच में डिवाइडेड होता था। अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद क्या हुआ, जो फादर होगा, अगर फादर के दो चाइल्ड होंगे, एक गर्ल होगा एक सन होगा, तो ये जो डिवीजन ऑफ लैंड होगा इनके बीच में इक्वली डिवाइडेड होगा, 50-50 बेसिस पे इक्वली डिवीजन होगा, एज वेल एज उनको मदर्स को भी इनमें हिस्सा मिलेगा। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में यही हुआ कि डॉटर्स को भी संपत्ति में अधिकार होने लग गया। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल 20 बीघा ऑफ लैंड वाइफ, देखिए कैसे 20 बीघा ऑफ लैंड को कैसे डिवाइडेड किया है, वाइफ के बीच में होगा, 4 सन है तो उनके बीच में होगा, 3 डॉटर्स है तो उनके बीच में होगा, ईच शैल गेट 2.5 बीघा ऑफ लैंड, मतलब इक्वल डिवीजन की बात हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पर चाइल्ड है, अगर एक पर्टिकुलर फादर का जिनके जिनके अंडर ये लैंड की अथॉरिटी है, तो वो जो अपने चाइल्ड को डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी, वो इक्वल बेसिस पे डिवाइड करेंगे। यही प्रोविजन हमारे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर लाया गया था, जिससे क्या हो, जो जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट लाने का मुद्दा क्या था, जो जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा रही है इंडियन सोसाइटी में, उसी को इरेडिएट करना, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। साथ ही साथ जो हमारे डाउरी का प्रोविजंस आ रहे थे, कैसे डाउरी में गर्ल्स के डोमेस्टिक वायलेंस को देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ऑटोनॉमी मिल जाएगी तो उनका एक बेसिकली एम्पावरमेंट देखा जा सकता है वुमेन्स का इन दिस रिस्पेक्ट। बेसिकली उनको एम्पावर करने के लिए, उनको एक अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और एक जेंडर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट था विच इज ऑल्सो रेलेवेंट टू दिस कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ओके, हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट हो गया। हम इससे पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या है इस पूरे चैप्टर में।
हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। अब देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिविजन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे रैंक्स डिवाइडेड होते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है। लास्ट 5 चैप्टर्स में हमने पंचायत पढ़ा, मतलब गवर्नमेंट पढ़ा, जिसके से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे पंचायत का गठन हुआ, कैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूनिसिपैलिटीज का गठन हुआ, ये सब हमने लास्ट प्रीवियस 5 चैप्टर्स में पढ़ लिया। बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना था, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर होता है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पढ़े, जिसमें हमारा पुलिस स्टेशन एज ए पटवारी हो गया। पटवारी बेसिकली इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज हो जाता है जिसमें वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसमें अदर हो जाते हैं जैसे तहसीलदार्स हो जाते हैं, एसडीएम्स हो जाते हैं, एडीएम्स हो जाते हैं, देन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डीएम्स हो जाते हैं। ये हमारे सारे रैंक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, एसएचओ हो जाते हैं, एसपीज हो जाते हैं, जॉइंट एसपीज हो जाते हैं, फिर एसपीज जो बेसिकली हमारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा काम करते हैं, और ये हमारे जो डीएम्स होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे हेड माने जाते हैं। तो हमने यही पढ़ा, पटवारी का काम पढ़ लिया, पुलिस स्टेशन का काम पढ़ लिया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एंड देन एक्शन को टेक करता है। तो अगर हम क्वेश्चन आंसर की सेशन में, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जो 312 की बात हो रही है कि यहाँ पर कैसे आया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है 312 में आईपीएस आईएएस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स, जो कि हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। और ये आईएएस ऑफिसर्स कौन है, वही हमारे एसडीएम्स हैं। आईएएस ऑफिसर इज हमारे एसडीएम्स, बेसिकली डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड आईपीएस इज एसपी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे, इसलिए ये आईपीएस आईएएस का ये मुद्दा यहाँ पर दिया गया है। एंड इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स की पता है जो विदेश सेवा प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 312 में प्रोवाइडेड है ये हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको 312 कैसे याद होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज में ओनली 3 सर्विसेज मेंशन, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ठीक है, तो 3 सर्विसेज। ओके, और 2 प्लस 1 करेंगे तब भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट और द as well as the auxiliary subject, or we can say the concurrent subjects. So law and order is a state subject. See, law and order is a state subject. Police is also come under the state. Agriculture is the state subject. Article 312 provides the 3 services. हमें ये 3 चीजें याद रखनी है इस चैप्टर से। प्रीलिम्स के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statement is correct? Police are the state subject. Article 312 of the Indian Constitution provide for the AISL. बेसिकली ये हमारा थोड़ा गलत हो गया, प्रोवाइड फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सर्विसेज। तो हमारा सही अभी जस्ट पढ़ा। और पुलिस के द स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर आता है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करके रखता है, पुलिस ही। तो हमारा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। मीन्स की प्रोविजंस की बात करें, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। अब वुमेन कैसे बेनिफिट हुई अंडर न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को, इसमें आपको इसके ऊपर पूरा लिखना है और कैसे ये वुमेन्स के एम्पावरमेंट में और कैसे जेंडर न्यूट्रलिटी को परस्यू कर रहा है। बेसिकली आपको इसके अराउंड अपना पूरा आंसर फ्रेम करना है। और अगर हम इसको मेंस के और इंटर में 10 मार्क्स का देखें तो आपको 2 पेज ऐसे भरने हैं, 2 पेज ऐसे भरने हैं। और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके चलना है, जिसमें आपको बताना है कैसे वुमेन्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया था। ठीक है, जैसे उसमें वुमेन्स की कंडीशन कैसे बेटर होने लगी थी। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, क्योंकि तो हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है। बेसिकली कोर्स एक क्लासेस प्रोवाइड हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।